तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 जनवरी से कक्षा 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए जा रहा हूं, और वैसे छात्र के लिए क्लास शुरू करने के लिए जा रहा हूं जो छात्र 2022 में, ठीक है, कक्षा 12वीं का एग्जाम बिहार बोर्ड से 8 संकाय से देने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मैं आज से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। चूंकि 10 तारीख है आज, और आज हो गया दिन का रविवार, ठीक है, मैं रविवार को नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, तो इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतिहास क्या पढ़ाऊंगा, इतिहास। और कल आपका सोमवार है, और सोमवार को मैं आपको टाइम टेबल जारी कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिदिन उस टाइम टेबल के आधार पर हम लोग विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, यदि आप कोचिंग नहीं करते हैं, यदि सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑनलाइन इस क्लास पे आश्रित रहते हैं, तो आप चिंता नहीं करें, आप कोचिंग से बेहतर यहाँ पढ़ पाएंगे, इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपको क्या करना है, आज सर्वप्रथम आपका जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बना लेना है। ठीक है, जिससे आप उस कॉपी में अच्छे से नोट कर पाए। तो प्यारे बच्चों, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें दो बातें मैं कहूंगा, किसे आपको कॉपी में लिखना है और किसे आपको नहीं लिखना, यानी कि समझ करके चले जाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो, जितने भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना यानी इन्फॉर्मेशन आपको या नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, आप एक कॉपी खरीद लीजिएगा इतिहास का सेपरेट, और उस सेपरेट कॉपी में आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतिहास का ही विषय के बारे में लिखना है। तो सर्वप्रथम क्या करिएगा, एक कॉपी में पहला चैप्टर का नाम आप लोग दीजिएगा परिचय। क्या देना है, परिचय। ठीक है, परिचय हेडिंग लाइन में लिख दीजिएगा। परिचय प्यारे बच्चों मैं आपको इसलिए बताऊंगा, यदि आप परिचय अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो आगे का अध्याय, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है, मुगल काल आपका है ना हो गया, मौर्य साम्राज्य का हो गया, जितना भी है उसे समझने में आपको बेहद आसानी होगी। साथ ही मैं इस आधार पर पढ़ाऊंगा कि आपको 12th के साथ साथ यदि आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम भी देंगे तो वहां भी आप बेहद नंबर उठा पाएंगे। ठीक है, चाहे जनरल कंपटीशन का एग्जाम दें, चाहे आप भविष्य में फ्यूचर या बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि कॉपी में नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि बाद में जब आप एग्जाम देंगे यही कॉपी आपको काम आएगा, और मैं इस प्रकार से प्रश्न उत्तर कराऊंगा जिससे आपको अत्यधिक मार्क्स उठेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चूंकि आज हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास का यह हमारा कौन सा वीडियो है, तो पहला वीडियो है, इसलिए पहले वीडियो की शुरुआत हम क्या करेंगे, तो पहले कदम से शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहावत है एक कि 100 मील की यात्रा भी क्या होती है, तो पहले कदम से शुरू होती है। ठीक है, आप कक्षा 12वीं में आ गए हैं, 12वीं का बोर्ड एग्जाम 22 में देंगे, आपका ये जो मील का यानी ये जो सफर है इसकी शुरुआत आज यानी कि आज से हो गई है, आपका पहला कदम शुरू हो गया है। आज से आप लोग कड़ी मेहनत करना क्या कर दे, तो शुरू कर दे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम परिचय देने के साथ क्या करना है, तो आज हम समझाने के तौर पे सर्वप्रथम क्या समझाएंगे, तो सर्वप्रथम इतिहास का पहले अर्थ समझाएंगे। ठीक है, अर्थ को क्या करना है, इतिहास का क्या अर्थ है इसको समझ करके निकल जाना है, कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, बस समझ करके निकल जाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि बीती हुई घटना। ठीक है, यानी कि बीती हुई घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इतिहास बोलते हैं। अब देखिए, बीती हुई घटना किसकी हो सकती है, हमारी हो सकती है कि मैंने जीवन में क्या किया, मैंने 12th कहाँ से किया, ठीक है, मैंने किस प्रकार पढ़ाई किया,
उसके बाद और किसकी हो सकती है, आपकी हो सकती है कि आपने क्लास 10th कहाँ से पास किया, जीवन में क्या किए नहीं किए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया का जितना भी चीज है, ठीक है, और सभी चीज में क्या हो सकता है, तो इतिहास हो सकता है, क्योंकि सभी का क्या होगा, तो बीती हुई कहानी होगी, ठीक है, चाहे हमारा हो, आपका हो या किसी और का हो। तो प्यारे बच्चों, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ना क्या हुआ, इतिहास का मतलब होता है बीती हुई घटना, जहां हम सिर्फ और सिर्फ क्या क्या है करते हैं, तो बीती हुई घटना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये इसको भी समझ करके यह आपको निकल जाना है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, 12th में आपने इतिहास ले रखा है, कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न न कर सकता है कि आखिर आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास से आपको क्या लाभ होता है। बहुत साइंस वाले बच्चे आपको न बोलेंगे बताओ इतिहास पढ़ता है तो क्या लाभ होगा, ठीक है कि नहीं, उसमें तो कुछ लाभ नहीं होगा, बस राजा रानी का कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, और हर एक व्यक्ति को, संसार में जितना भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति को इतिहास पढ़ना ही चाहिए, तभी वो अपना जिंदगी जो एक बेहतर बना पाएगा, ठीक है। वो कैसे, वो हम आज आपको बताएंगे। देखिए, इतिहास ही दुनिया का इकलौता एक ऐसा विषय है जिसमें बीती हुई घटना की क्या मिलती है, तो जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसी जानकारी को अध्ययन करके हम अपने जीवन को क्या करते हैं, तो एक बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अब एक का इसका जीता जागता एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एक लड़का है 6 माह का, 6-7 माह का एक लड़का है, छोटा बच्चा है। वो जब देखता है कि कहीं मोमबत्ती जलता है, आपने आसपास भी देखे होंगे कि जब मोमबत्ती जलता है वो लड़का क्या करता है, इस मोमबत्ती का जो दिया होता है उसको छूने के लिए जाता है, और उसकी माँ बोलती है कि बेटा रे इसको नहीं छुओ, यदि छुओगे तो हाथ क्या हो जाएगा, तो पक जाएगा। लेकिन फिर भी लड़का वो जाता है, इस चीज को छूता है, और मान के चलो जिस दिन वो छू दिया तो उसका हाथ क्या हो जाता है, तो जल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही जला, उस लड़का को क्या फील हुआ, तो दर्द हुआ, ठीक है। अब जैसे ही दर्द हुआ, अब बताइए क्या वह लड़का दोबारा इस जलती हुई मोमबत्ती को छुएगा, वह नहीं छुएगा, क्योंकि वह लड़का जब दोबारा इसको छूने के लिए जाएगा तो वह अपनी पिछली घटना को याद करेगा कि पहले हम इसको छुए थे तो हाथ मेरा जल गया था, बड़ा दर्द हुआ, तो मम्मी भी बना के थी, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपना गलती से तो सीख सकता है नहीं, यदि वो गलती करेगा सीखेगा तो ऐसे में तो जिंदगी ही उसका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति होता है, वह जो गलती करता है, उसकी घटना को जान करके हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वैसी गलती नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए, आपके पड़ोस में एक लड़का, ठीक है, बगल में गया, किसी के घर में चोरी कर लिया, चोरी किया और वो उसको पकड़ा, और उसको पुलिस पकड़ लिया, पुलिस लेकर के गया, उसको बहुत मार मारा, ठीक है। तो क्या आपको सीख मिला कि यदि आप भी चोरी करेंगे तो पुलिस कहीं पकड़ लेगा तो आपको क्या करेगा, तो पिटाई करेगा, तो आप चोरी करिएगा, तो चोरी नहीं करिएगा। तो इस प्रकार व्यक्ति आपको क्या करता है कि अपने अतीत में जो भी वो गलती करता है, उस गलती को वह भविष्य में ना करे, इसके लिए वह क्या करता है, तो अतीत को अध्ययन करता है, जिससे उसका जीवन भविष्य में सुखमय बीत सके, ठीक है। तो इन्हीं बातों, और बताइए कि यदि हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में जो भी राजा का कहानी है, जैसे अकबर का कहानी हो गया, अकबर ने क्या गलती किया, क्या सही किया, जैसे अशोक ने क्या अच्छा कार्य किए और क्या ऐसे कार्य किए जिससे उसके साम्राज्य पतन हो गया। तो यदि हम उन घटनाओं को पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, जिससे हमारा जिंदगी क्या हो सके, एक बेहतर बन सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको ना तो अर्थ लिखना है, ना तो इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते, कॉपी में नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, तो इतिहास का परिभाषा से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। इस दोनों पॉइंट को बस समझ करके छोड़ देना है।
चलिए आपका है लिखना, यहां से स्टार्ट करिएगा। इतिहास का परिभाषा, ठीक है। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा के संदर्भ में एक इतिहासकार है, ठीक है, उसका नाम है E.H. कार। परिभाषा हम आपको अच्छे से कॉपी में लिख देते हैं ताकि आप कॉपी में अच्छे से उतार सके। नोट्स आपके लिए मैंने स्पेशल तैयार रहने किया है ताकि मैं ना तो ज्यादा पढ़ाऊं ना तो कम पढ़ाऊं, ठीक है। E.H. कार, इसका पूरा नाम है एडवर्ड हैलेट कार। ये एक इतिहासकार है। के अनुसार इतिहास के तहत किसी कालखंड में मानव समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको 12th में है तो 12th के आधार पर मैंने परिभाषा लिख दिया है। इसको आप लोग क्या करना है तो कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। पहले समझ देखिए, E.H. कार क्या थे तो एक इतिहासकार थे, ठीक है। तो E.H. कार जिसका पूरा नाम क्या है तो एडवर्ड हैलेट कार, ठीक है। यहां पर डबल आर आएगा, ठीक है। कार के अनुसार उन्होंने कहा कि इतिहास के तहत हम किसी कालखंड मतलब होता है समय का खंड, ठीक है, यानी समय में, ठीक है, किसी कालखंड में मानव का जो भी आदमी है यानी जो भी इंसान है उस मानव का हम क्या करते हैं तो समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थशास्त्र तथा संस्कृति का हम लोग क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस प्रकार से क्या कर देते हैं तो तालिका बना देते हैं। इतिहास, ये मेरा हो गया इतिहास, ठीक है। इतिहास हो गया। हम इसको रख देते हैं, सबसे पहला रख देते हैं क्या तो राजनीति, उसके बाद अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, क्या समाज। अब देखिए, तो इतिहास के अंतर्गत आपका जो 12वीं का इतिहास है, ठीक है, या पूरे इतिहास का हम लोग क्या करते हैं, इतिहास के अंतर्गत जो मानव होता है उस मानव का संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव का समाज के बारे में, राजनीतिक के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब हम इसके अंतर्गत क्या क्या देखिए अध्ययन करें। देखिए, यदि अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या क्या ना पढ़ेंगे तो किसी भी मानव का इतिहास के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था किसके तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वहां के लोग व्यापार करते थे, कृषि करते थे, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक के में हम यदि हम बात करें तो राजनीतिक में वे किस प्रकार से क्या करते थे तो शासन करते थे, ठीक है। वे क्या करते थे तो वो किस प्रकार से शासन करते थे। उसी प्रकार समाज में यदि हम देखेंगे तो समाज में वहां का समाज का वर्ण, जैसे भारतीय की हम बात करें तो वर्ण आपका क्या था, वर्ण जैसे कि आपका वर्ण 4 है ना,
ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ठीक है। तो वर्ण, फिर हम क्या करेंगे, तो जाति के बारे में पढ़ेंगे और उसका सामाजिक जीवन क्या, वो कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, क्या पहनते थे, इन सभी का चर्चा किसके अंतर्गत, तो समाज के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद संस्कृति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चर्चा है करते हैं, तो संस्कृति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उनका रीति रिवाज क्या है, रीति रिवाज, ठीक है। उसका पर्व क्या है, यानी वो क्या तो त्योहार मनाते हैं, ठीक है। यानी कह लीजिए संस्कृति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं रीति रिवाज, पर्व, समाज के अंतर्गत वर्ण, जाति या किस प्रकार से जीते थे, राजनीतिक में किस प्रकार से शासन करते थे, वहां का कानून कैसा था, ठीक है। महिलाओं को क्या छूट दी गई थी कि नहीं छूट दी गई थी, सारा का सारा राजनीतिक में, अर्थव्यवस्था में वे लोग किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते थे, यानी किस प्रकार से खेती करते थे, किस प्रकार से व्यापार करते थे, क्या वहां मुद्रा का चलन था कि नहीं था, ठीक है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम क्या करते हैं, तो इतिहास में करते हैं। तो आप यह तालिका भी बना लीजिएगा जिससे आपको समझ में क्या है, तो अच्छे से आए, ठीक है। यदि और लिखना चाहते हैं तो देखिएगा इसमें समाज के अंतर्गत आप लोग है ना लिख दीजिएगा क्या, तो मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, वे किस प्रकार मनोरंजन करते थे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हो गया रीति रिवाज में कला भी है ना कर दीजिए, कला, और इसमें एग्जाम्पल देना है तो नगरीकरण, वहां नगरीकरण, ठीक है। शासन में हो गया प्रशासन की, शासन किस प्रकार से करते थे, या राजनीति का स्वरूप, राजनीति का स्वरूप, या प्रशासन की विशेषता, ठीक। इसको मिटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी में इतिहास का परिभाषा आप लिख न लीजिएगा, यह हम आपको एक नोट्स टाइप का बना रहे, ठीक है। नोट्स इस प्रकार से बना लीजिएगा, तो प्रश्न उत्तर हम आपको वेबसाइट से करा देंगे, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, तो बोर्ड से ही उतार लेना, तो परिभाषा यहाँ से उतार न लीजिएगा। फिर उसके बाद यह नीचे में तालिका बना दीजिएगा, संस्कृति में आप लोग यह लिख देना है, हम ब्रैकेट में घेर हम आपको देते हैं, इस प्रकार से यहां से लेकर के तालिका क्या करना है, तो बनाना है। आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को यहाँ पर पॉज है ना कर दीजिएगा और देख करके कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृति में क्या क्या आता है, रीति रिवाज, पर्व, कला, त्योहार, ये सारा का सारा, पर्व यानी त्योहार संस्कृति के अंतर्गत हम लोग मानव का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यापार, नगरीकरण, समाज में वर्ण, जाति, मनोरंजन के साधन, राजनीतिक में राजनीति का स्वरूप कैसा था, प्रशासन की क्या विशेषता थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट है न कर लीजिएगा, हम आगे तब तक बढ़ जाते, ठीक है। अब प्यारे बच्चों है भारत का इतिहास का देखिए विभाजन किस प्रकार हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट यहां पर देंगे, भारत का इतिहास, क्या कहिए, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। आप लोग अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। देखिए भारत का इतिहास का विभाजन जो है मुख्य रूप से कितने वर्गों में हुआ है, तो 3 वर्गों में हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से 3 वर्गों में हुआ है, इसको भी समझ करके ही निकल जाना है। सबसे पहला है प्राक इतिहास, प्राक इतिहास,
या कहिए प्रागैतिहास या इसी को बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अर्ध ऐतिहासिक काल या कहिए अर्ध इतिहास। ठीक है, ये कहिए या ये कहिए। ठीक, उसके बाद आपका चले आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या कहिए इतिहास। ठीक है, इसका विभाजन हम लोग देख लेते हैं। फिर यह आपका टूट जाता है। पहले ये लिख देते हैं बोर्ड पे अच्छे से। यह हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। उसके 12 हो गया आधुनिक इतिहास। आधुनिक 1707 ईस्वी से 1947। तो प्यारे बच्चों, आप इसे कॉपी में अच्छे से लिखने दीजिएगा, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखा हूँ। ठीक है, वीडियो का पॉज करके। तो जब आपका लिखा हो जाए तब आप समझिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि हम इतिहास की बात करें कि इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो देखिए इतिहास का जो जानकारी होता है वो तो बहुत सारा होता है। ठीक है, इतना होता है कि यदि हम उसको पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जो इतिहासकार होगा, अब इसका जानकारी एक जगह रखे, मान के चलो कि रख देता है। फिर यदि उसको बाद में जरूरत पड़े किसी टॉपिक को खोजना हो तो खोजने में दिक्कत होगा, तो बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसलिए इतिहासकार ने क्या किया कि इतिहास का यानी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कौन सा भाग में? पहला भाग है प्राक इतिहास। क्या? तो प्राक इतिहास। और प्राक इतिहास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पाषाण काल कहिए या प्रागैतिहास कहिए या तीनों में से कुछ भी बोलिए, सब आपका प्राक ही है, जिसको हम अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अर्ध ऐतिहासिक काल या आद इतिहास, और उसके बाद है क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम समझेंगे कि प्राक इतिहास क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्राक इतिहास हम उस इतिहास को कहते हैं जिसमें हमें लिखित अवस्था में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यानी कि यूं है ना, कह लीजिए कि जिसके बारे में जब लिखित अवस्था में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो, ठीक है, यानी कि वे लोग लिख ही नहीं पाया हो, तो उनका जो भी इतिहास जो आएगा वह किस इतिहास के अंतर्गत आएगा? वह आएगा प्राक इतिहास के अंतर्गत। जैसे मानव, जैसे कि हम लोग मानव है, हम लोग सब सर्वप्रथम क्या थे? तो आदि मानव। जब हम लोग आदि मानव थे तो क्या हम लोगों को लिखना आता था? तो लिखना नहीं आता था।
तब वैसी अवस्था में हम लोगों के पास जानकारी है कि आदि मानव किस प्रकार आग का खोज किया, किस प्रकार वो पहिया बनाया, किस प्रकार वो चट्टान का जो है हथियार बनाता था। ठीक है, तो उन सभी का जानकारी क्या हमें लिखित अवस्था में मिलती है? तो नहीं मिलती है। तो उसका जानकारी कैसे पता चलता है? तो उसका जानकारी प्राप्त आपको चलता है पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसीलिए जिसका जानकारी लिखित अवस्था में हमको नहीं मिलता है, उन सभी जानकारी को किस भाग में रखा जाता है? तो प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जैसे मानव यह मानव की शुरुआत, मानव ने किस प्रकार से आग का खोज किया, ये सभी इतिहास किसके अंतर्गत आएंगे? तो प्राक इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, तो हमको पूरे 12th में प्राक इतिहास नहीं पढ़ना है, इसलिए हम क्या कर दिए, इसको काट दिए। इसके अंतर्गत हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको इसको पढ़ना ही नहीं है। इसको पढ़ना था 11th में, यदि आप पढ़े होंगे तो पता चलता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो बात ही खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल या आदि इतिहास। आदि इतिहास में वैसे इतिहास को रखा जाता है जिसमें लोगों को लिखना पढ़ना तो आता था। ठीक है, यानी कि जो भी लिखित अवस्था है उस लिखित को हम लोग नहीं पढ़ पाए। जो हमारा इतिहासकार है वह इतिहासकार उन साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाया। अब देखो, जब पढ़ ही नहीं पाएगा हमारा इतिहास, क्या जानकारी उस लिखित अवस्था से ले पाएगा? तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ऐसे इतिहास, ठीक है, जिनमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, तो वैसे इतिहास, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो आर्ध इतिहास के अंतर्गत आता है। जैसे आपका निकल करके आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, या वैदिक काल। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्या करेंगे? तो प्रथम चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी इतिहास का जो पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता, उसी को हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता किस इतिहास के अंतर्गत आता है? तो आर्ध इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में हम जो भी चीज पढ़ेंगे एक अनुमानित बेस पर पढ़ेंगे, यानी कि जो भी पुरातात्विक स्रोत से हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग मेन इतिहास भी बोलते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक काल या इतिहास हम लोग उसे कहेंगे जहां से इतिहासकार पढ़ना शुरू कर दिए, यानी कि जहां से इतिहासकार को पढ़ना समझ में आ गया कि वो क्या लिखे थे और उनसे जो भी जानकारी हमें प्राप्त होने मिलती है, तो वहीं से आपका क्या हो जाता है? तो इतिहास शुरू हो जाता है। और यह इतिहास कहां से पढ़ना आपका हम लोग जान चुके थे, समझ चुके थे, तो 600 ईसा पूर्व से। कब से? तो 600 ईसा पूर्व से, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक का जितना भी इतिहास रहा उसको हम पढ़ पाए, लेकिन उससे पहले जो है उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसलिए जिसे हम लोग पढ़ पाए उसे हम इतिहास के अंतर्गत रख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, 600 ईसा पूर्व से हम जो पढ़ पाए वो भी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या करते हैं? तो 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहला भाग कौन सा हो गया? प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन, तीसरा भाग आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास का शुरुआत कहां से होगा? तो 600 ईसा पूर्व से होगा, यानी कि जहां से हम लोग जिन साक्ष्यों को वे लोग जो लिखे तो उसे हम लोग पढ़ पाए और पढ़ करके हमें जो जानकारी मिला। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास को रखा गया है 600 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक? तो 712 ईस्वी तक। कहां तक रखा गया है? तो 712 ईस्वी तक। ठीक है, फिर उसके बाद मध्यकालीन जो इतिहास रहा है उसे कहां से कहां तक रखा गया है? तो 1700 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास रखा गया है। और आधुनिक इतिहास काल कहां से कहां तक रखा गया है? तो आधुनिक रखा गया है 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, यानी कि हमारे स्वतंत्रता जब आजादी मिला तब तक की घटनाओं को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आधुनिक इतिहास काल, यानी आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा गया। तो इसलिए आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे हम बोर्ड पे अच्छे से लिखे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इतिहास को बांटा गया है। आपको 12th में क्या पढ़ना है? तो अर्ध इतिहास का जो है हड़प्पा सभ्यता को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो 600 ईस्वी से जो लिखित अवस्था में आपका जो
शुरू होता है। तो इसलिए आपका जो दूसरा चैप्टर है वहां देखिएगा आपको लिखा होगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। देखे हैं कि नहीं देखे? अब दूसरा उल्टा अध्याय में पलट करके देखिएगा, लिखा रहेगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक है, लगभग 3 चैप्टर में आपका इसी प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां से जो भी चीज लिखा हो उसे हम लोग पढ़ पाए। तो प्यारे बच्चों, ये तो इतिहास का विभाजन रहा। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, यदि नहीं जान पाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे दशक क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, समय का खोज कब हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे मिटा करके अभी हम बता रहे हैं। कपड़ा मेरा खो गया था, मिल नहीं रहा था। है मुझे नहीं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ईसा पूर्व या ईस्वी क्या होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों हम आते हैं समय पर। किस पर आते हैं? समय पर। आज आप लोग जानते होंगे, आज आप लोग कहते होंगे कि नया वर्ष आया है। कौन सा? तो 2021। ठीक है, 2021। आज कितना तारीख है? तो 10 तारीख है। तो इस प्रकार से समय है जिसको हम लोग डेट बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले इस प्रकार से कोई समय ही नहीं था। ठीक है, यानी कि हम लोग बस चले जा रहे थे, कोई समय का कोई अता पता नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह कौन थे? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो हम यहां पे मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह। ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या हुआ? लोगों ने क्या किया कि ईसा मसीह के जन्म को आधार बना करके समय का खोज किया। अब वो खोज कैसे किया? उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के बाद जो भी घटना हुई होगी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटेगी उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? ईस्वी के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? ईस्वी के अंतर्गत। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जितने भी घटना घटेगी उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो ईसा पूर्व के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ईसा मसीह के जन्म के बाद मान के चलिए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, ये मेरा क्या होगा? तो बढ़ते हुए जाएगा। 400, 500, 600 जाकर के आज कितना पहुंचा है? तो आज मेरा 2021 पहुंचा है। तो 2000 हम जो बोलते हैं, आज 2021 वर्ष चल रहा है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद आज कितना हुआ है? तो 2021 हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसलिए 100 मेरा क्या कहलाएगा? तो 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटना घटित हुआ, जैसे ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या हुआ? उनके पिता का जन्म, ईसा मसीह के पिता का जन्म, दादा का जन्म, परदादा का जन्म। ठीक है, तो इसी में से लेते हैं 100, 200, 300। अब देखिए ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले ईसा मसीह के किनका जन्म हुआ? तो यहाँ पर हम लेते हैं उनके दादाजी का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? उनके दादाजी का जन्म। ठीक है, अब इनके दादाजी किस ओर से न चलेंगे? वो तो इस ओर न चलेंगे, क्योंकि समय मेरा क्या चलेगा? इस ओर न चलेगा। तो मान के चलते हैं कि आपका जन्म ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष पहले हुआ? तो 200 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ पर हुआ। ठीक है, और यदि आप 500 वर्ष के हो जाते हैं, कितने वर्ष के? 500 वर्ष के, तो बताइए कौन सा समय चलेगा? तो हम क्या करते हैं, तो देखिए काउंट करेंगे। अब 200 वर्ष को हम 500 की ओर लेके के जाएंगे, तो जो समय चलेगा वो तो मेरा इस ओर चलेगा, यानी ईसा मसीह के जन्म की ओर है ना चलेगा, इस ओर जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 हम जोड़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहां तक। यानी कि जब आपका 500 वर्ष होगा तब कौन सा आपका डेट चलेगा? तो 300 ईस्वी चलेगा। कौन सा चलेगा? 300 ईस्वी। कैसे चलेगा? देखिए 200 वर्ष में आपका जन्म हुआ, मतलब कि 0,
तो इस ओर हम चलेंगे ईसा पूर्व में, तो 200 ईसा पूर्व में आपका 0। जब 100 ईसा पूर्व होगा तो क्या होगा, आप 100 वर्ष के होंगे, और जब 0 होगा तब आप कितने वर्ष के होंगे, तो 200। और जब 100 ईस्वी, यहाँ ईसा पूर्व है और यहाँ ईस्वी, और जब 100 ईस्वी होगा तब कितना, तो 300, और 200 ईस्वी होगा तब 400, तब 300 ईस्वी जब पहुंचेगा तो तब आप 500 वर्ष के होंगे। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत व्यक्ति का जन्म जो है 320 में 320 ईसा पूर्व में होता है, और उसकी मृत्यु लगभग कितना में हो जाती है, तो 201 में, इस प्रकार से 201 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि बुक में ही गलती दिया हुआ, लेकिन बुक में क्या होता है तो सही रहता है। ईसा पूर्व में क्या होता है कि ईसा पूर्व में हम लोग घटते और चलेंगे, और ईस्वी में हम लोग बढ़ते और चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कॉपी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसे आप नोट करके लिख ना लीजिए, मैं बोल ही देता हूं, बोर्ड पर लिखने में यह लिखने का स्पेस नहीं। ठीक है, तो ईसा पूर्व डैश देकर के लिखिएगा। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईस्वी में लिखिएगा। ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ईस्वी बोलते हैं। इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आता है दशक। दशक छोड़ देते हैं, आते हैं सदी या शताब्दी। सदी या शताब्दी। प्यारे बच्चों देखिए, सदी या शताब्दी कितने वर्ष का होता है, तो 100 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो 100 वर्ष का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ईसा मसीह का जन्म यहाँ तो 0 हो गया, तो 0 से लेकर के 100 तक एक सदी या कहिए एक शताब्दी, इधर जाएगा तो मेरा ईस्वी कहलाएगा, एक सदी ईस्वी। ठीक है, अब 100 यहाँ खत्म है, 101 से लेकर के 200 तक 2 सदी या 2 शताब्दी, 201 से लेकर के 300 तक मेरा क्या होगा, तीसरी शताब्दी या सदी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर हम लोग शताब्दी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि हम लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में, ठीक है, कौन आए थे, तो अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो आखिर हम लोग शताब्दी का क्यों प्रयोग करते हैं। देखिए इसका एक जीता जागता हम आपको एक क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए बाबा जमाने में, यानी कि इस समय में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका नाम क्या है, राहुल। राहुल का जन्म हुआ। अब देखिए उतना समय पहले, लगभग 2000 वर्ष पहले कि किसका कब जन्म हुआ था, इसका प्रमाण में बहुत दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। तो कोई कहा कि राहुल का जन्म, ठीक है, राहुल का जन्म 101 ईस्वी में हुआ। कोई कहा कि राहुल का जन्म 140 ईस्वी में हुआ, और कोई कहा कि राहुल का जन्म 125 ईस्वी में हुआ। और तीनों डेट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों में से कोई एक सही है, लेकिन कौन सही है इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन प्रमाण होता है कि तीनों में से कोई एक सही हो। तो अब इसका बारे में सब जगह बताने में दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको, इस आंकड़ा को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 101 से लेकर के 125 के आंकड़ा किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आपको आता है 101 से लेकर के 200 तक, यानी पूरा बैठ गया। 101 भी चला आया, 140 भी आ गया, 125 भी आ गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि राहुल का जन्म दूसरी शताब्दी में हुआ होगा। ठीक है, अब हम कहें दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी जिसका डेट 101 से लेकर के 200, यानी कि 101 से लेकर के 200 के बीच में किसका जन्म हुआ होगा, तो राहुल का। तो इसी प्रकार जितना भी साम्राज्य है, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, मगध साम्राज्य हो, इसके विषय में अधिकांश हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो शताब्दी के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग जो इतिहासकार होते हैं उनमें बहुत सारा मतभेद होता है। किसी के अनुसार फलाना तिथि में हुआ था, तो किसी के अनुसार तो फलाना में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर हम लोग शताब्दी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा दशक होता है, दशक कितने वर्ष का होता है, तो 10 वर्ष का होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो परिचय रहा, परिचय वीडियो यहीं पर आपका समाप्त होना होता है। ठीक है, और आगे यानी जब मैं क्लास, कल से मैं स्टार्ट क्लास में कर रहा हूँ, टाइम टेबल मैं आपको होने जारी है कर दूंगा। और प्रथम अध्याय मैं आपको पढ़ाऊंगा
भारतीय इतिहास के अध्ययन, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का ही भाग है, लेकिन आपके सुविधा के लिए मैंने एक चैप्टर बना करके, इस प्रकार से मैं आपको चैप्टर बना करके पढ़ाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और इस प्रकार से उत्तर रहेगा कि आप बिना याद किए हुए आपको रटा जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक है ना कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और आपका जो भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को जा करके बताइए कि हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिए हैं, आकर के अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं सोमवार की क्लास में। धन्यवाद।